जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है सतोलॉजी, जिसपे बेहतरीन नैरेटिव आता है, जिसमें वो अपनी किताबों को जिस तरह से वो लिखते हैं और बड़ी सारी इंटरेस्टिंग किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ एक जियोपॉलिटिकल जो एनालिसिस आती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और काफ़ी अलग एक एनालिसिस निकल कर आती है। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड नमस्कार टू ऑल योर व्यूअर्स एक्चुअली और आपको। थैंक यू। आदित्य जी, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड की बात करते हैं, प्रेज़िडेंट पुतिन भारत आए, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, फिर कहीं न कहीं वेस्ट में भी हलचल मची और वही सारा कुछ अमेरिका भी उसी तरह की डील्स भारत के साथ करना चाहता है। फिर ट्रेड डेलीगेशन भी आया। मेक्सिको एशियन कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा रहा है 50%, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों पर बहुत सारी गुड्स पर। तो ये सब जो हो रहा है, फिर कोर 5 की बात हुई है यूएसएनएसएस में। तो आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि जिस तरह का पॉलिसी टैरिफ को लेकर प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने अपनाई, उससे तो ये लग रहा है कि पूरी तरह से जो भारत है, वो रशिया की तरफ जाता जा रहा है। तो क्या भारत को और ज़्यादा रशिया की तरफ कर रहा है या कोर 5 हमें एक रियलिटी नज़र आएगा? आखिर यूएस करना क्या चाह रहा है? देखिए क्या है कि यूक्रेन वॉर जो है अमेरिका ने शुरू किया था फॉर द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। और अमेरिका रशिया उसको 2014 से वार्न कर रहा है। एवर सिंस 2015 में उन्होंने क्रीमिया लिया था ओबामा के समय में। और उस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन से बहुत प्रॉब्लम है रशिया को। ये सबको मालूम ही है कि जब 91 में रशिया यूएस के साथ तोड़ा गया था, उसका मेन पर्पस ये था कि रशियन मेनलैंड को एक्वायर करे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ द वॉर इन अगेंस्ट रशिया। वो जो मैकिंदर की हार्टलैंड थ्योरी है उसी पे काम कर रहे हैं, 1904 की थ्योरी है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ वही थ्योरी है कि यूरोप कैन नॉट सस्टेन विदाउट कॉन्करिंग रशिया। ये सार के समय से चल रहा है, 1914 से चल रहा है। इनफैक्ट हिटलर को प्रमोट किया गया था इसीलिए ताकि वो रशिया को इन्वेड करे। रशियन ये हिटलर हिटलर को सिक्स आर्मी उसका जो डिफीट होता है रशिया के थ्रू, उसके बाद से और रशिया के स्टालिनग्राद तक पहुंच गया था वो। कीव भी हिटलर के कंट्रोल में था। द पुशबैक विच रशियंस गेव, उसके बाद उसका मूवमेंट, तो पहले हिटलर ने वेस्टवर्ड मूवमेंट किया टुवर्ड्स फ्रांस, उसने फ्रांस को कैप्चर कर लिया, सारा कर लिया, फिर वो ईस्टवर्ड गया। और तब तक सारी जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने इतना अपोज नहीं किया एज लॉन्ग दे वर गोइंग टुवर्ड्स रशिया। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। ये कॉन्फ्लिक्ट है कैथोलिसिज्म वर्सेस रशियन ऑर्थोडॉक्सी। इंडिपेंडेंस जब हुई थी सार के समय में, वो कॉन्फ्लिक्ट है ये। और जितने भी डिविजन्स किए गए भारत के, वो सारे इसी थ्योरी के थ्रू किए गए, थ्रू यूरोपियन पावर्स। कि कोलोनाइजेशन में वन अनकॉन्कर्ड टेरिटरी था, वो था यूएसएसआर। दैट वाज द फर्स्ट ओनली अनकॉन्कर्ड टेरिटरी। तो अब जो, और भारत उसमें से वाज डिफीटेड, क्योंकि वहां पे भारत में आपको मालूम ही है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने मुसलमानों के थ्रू भारत को कंट्रोल किया। और जो दैट वाज द मेन रीजन, जहांगीर ने, आपको मालूम, जहांगीर फोर ने कलकत्ता से एंट्री दी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद से आपको हिस्ट्री पूरी मालूम ही है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना, फिर इंडिपेंडेंस। सो दे वर नॉट वरीड अबाउट इंडिया एवर। उनको मालूम था कि इनको, क्योंकि हमारे जो भी पीस के अभिलाषा रखता है ना, वो सबसे पहले कॉन्कर्ड होता है। तो हमारे शास्त्रों बोलते हैं कि शांति आप नहीं ढूंढिए, आप कर्म ढूंढिए, और कुछ शांति मत ढूंढिए। और बिना युद्ध के शांति होती नहीं। भारत में शांति इसीलिए है क्योंकि सेनाएं सशक्त है, और कांग्रेस ने यही किया था, सेनाओं को भी किया। नाउ इफ यू लुक एट द, जितना भी आज की परिस्थिति में आप जियो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, असुरवाद बोलता हूँ इसको, वो पूरा है रशिया के एसेट्स को एक्वायर करना। और भारत अब ये समझ गया है पिछले 10 सालों में या पिछले 70 सालों में कि भारत इज इटसेल्फ ए मेजर एंटिटी इन द वर्ल्ड, और ये बात आगे आने वाली है। तो भारत को रशिया की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एनफ न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बाकी सब है। उसको सिर्फ एक फ्रेंडशिप की जरूरत है कि सपोज उसने अगर ऑपरेट किया आर्कटिक में, तो उसको एक दोस्त मिलना चाहिए जो उसके साथ काम करे, जो उतना ही शक्तिशाली हो। और रशिया इज वेरी पावरफुल,
वॉरियर एक देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है लेकिन दुनिया को उसने पूरे हिला के रखा हुआ है इस समय, है ना? आप सोचिए वेनेजुएला में आप डिप्लॉय कर दिया न्यूक्लियर सबमरीन्स, रशिया में, प्लस डिस्ट्रॉयर्स। वो हिम्मत भी है उनके अंदर, और आई होप कि भारत भी अपने पुराने इतिहास को जाने और जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पहुँचे, तब ठीक होगा। तो रशिया की और भारत की एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, आज से नहीं है, 7,500 साल से, बहुत पुरानी है। अर्जुन के समय की है डिपेंडेंसी, जहाँ पे अर्जुन जो है उसको कॉन्कर करते हैं पूरे रशिया को। तो ये पुराना इतिहास है हमारा, इसीलिए आप देखेंगे कि द कल्चरल कनेक्शन रशिया और भारत के बहुत ही डीप है, बहुत पुराने कल्चरल कनेक्शन है। तो एक नेचुरल एलाइज है, लेकिन सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने और रशियन गवर्नमेंट्स ने भी, आपको मालूम है इतिहास पूरा मित्रों की आर्काइव्स वाला, जहाँ पे बैग्स ऑफ कैश इंदिरा गांधी को दिए जाते थे, शायद कांग्रेस पार्टी भूल गई है, फॉर बाइंग रशियन वेपन्स एंड ऑल दोस थिंग। तो उन्होंने गलत काम भी किया है भारत के अंदर। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, इट इज बिकॉज, सॉरी, नॉट बिकॉज रशिया, बिकॉज इंडियन पॉलिटिशियंस वर लाइक दैट, कांग्रेस पार्टी। बट लेकिन ये जो सरकार है, आप देखिए कितना अप्रिशिएट करते हैं पुतिन भारतीय सरकार को, मोदी जी को, कि वो बिकता नहीं है। दैट्स व्हाट रशियंस एक्सपेक्ट इंडिया टू बी। तो इसलिए भारत अभी सही तरीके से काम कर रहा है, तो एंड सो यू विल सी दैट कि ये अलायंस तो क्लोज होगा ही। प्लस रशिया ने एक वॉर वेज कर दिया है अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन टू रिकवर $300 बिलियन, ओके, विच इज ए फाइनेंशियल वॉर। उन्होंने नोटिस पे डाल दिया ब्रसल्स को, तो ब्रसल्स के पास $200 बिलियन है रशिया के, और $100 बिलियन पे अमेरिका को बोल दिया है। तो स्टीव विटक्रॉफ और उनके जो, इनको मैं मंकी चैंप्स बोलता हूँ सारे, तो ये मंकी चैंप्स जो हैं जितने भी, स्टीव विटक्रॉफ के साथ इसका एक और पार्टनर भी है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से है, जेरेड कुशनर। तो वो भी दोनों मिलकर जो है दे वांट टू, उनकी पूरी हैसियत है $5 बिलियन की, वो डील करना चाहते हैं $100 बिलियन की रशिया के साथ। तो पुतिन ने भी उनको 5 घंटे बिठाया बाहर आने से पहले, और उन्हें पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो फर्स्ट कंडीशन है पूरा पैसा वापस करो, सारे सैंक्शंस रिवर्स करो, हमने जो अक्वायर किया रखी यूक्रेन में हम रखेंगे, और अगर हमको युद्ध करना पड़ा तो हम करेंगे नेटो के साथ। तो मैंने आपको पहले बताया था, द फर्स्ट इज आपकी इंटेलिजेंस, सेकंड इज मिलिट्री, थर्ड इज डिप्लोमेसी। सीक्वेंस दे फॉलोइंग टोटली करेक्ट, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है, शायद हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। मैं शायद इसलिए बोला क्योंकि हम लोग तो डिबेट में लग जाएंगे ना, इसलिए शायद बोला। तो दी अब जो पुटिंग वेस्ट ऑन द नोटिस, अब जोकर से चिल्ला रहे हैं C5, अब वो G7 नहीं चाहिए, C5 चाहिए। उनको मालूम है कि यूरोप सारा इकट्ठा भी हो जाए लड़ नहीं सकता, नहीं सकता, क्योंकि एक लड़ने के लिए आपको एक कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, माइंडसेट। दैट्स अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग एल्स। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश लड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म, और मैं कोई ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि मुझे भारत से ज्यादा प्रेम है, एक भारतीय और दूसरा रशियंस, बाकी कोई नहीं लड़ सकता फिजिकल मैन टू मैन कॉम्बैट। क्योंकि जिस तरह का लड़ाइयाँ भारतीय सेनाओं ने की बॉर्डर पे, उसको रशिया जानता है कि किस तरह अमेरिका, यूरोप, नेदरलैंड सब मिलकर भारत से लड़ते हैं पाकिस्तान के थ्रू, स्टिल भारत इज स्टैंडिंग, है ना? तो और रशिया के साथ भी यही है, ये सारी पावर्स जो भारत के विरुद्ध लड़ रही हैं वो रशिया के विरुद्ध भी लड़ रही हैं, दोनों टारगेट है। चाइना टारगेट नहीं है क्योंकि सबको मालूम है दे विल चिकन आउट। अभी उसके लिए नया शब्द बने चाको, चाइनीज ऑलवेज चिकन आउट। तो वो ऐसे ही बनेगा, वो भी उनका भी यही हालत है। तो नाउ वी आर, ये जो करेक्शन आप देख रहे हैं C5 का, अमेरिका नोज कि अब युद्ध उसके बॉर्डर पे आने वाला है, बिकॉज यूक्रेन इज गॉन, मिलिट्री विक्ट्री ऑफ रशिया। कोई एडमिट नहीं कर रहा है लेकिन सब जानते हैं बिहाइंड द सीन, इसीलिए तो नेगोशिएशन चल रहा है। और तो अमेरिका इज विलिंग टू गिव बैक ऑल द $300 बिलियन प्लस $150 बिलियन एज एन इन्वेस्टमेंट टू कीप रशिया हैप्पी। बट रशियंस बोल रहे हैं कि हमारे जितने लोग मरे हैं उसका क्या, लाइव्स कैन नॉट बी रिप्लेस विद मनी। तो मुझे कुछ और भी चाहिए, मुझे चाहिए पोलैंड, मुझे चाहिए लाटविया, मुझे चाहिए वो सारे देश जो आपने मेरे से छीने थे, प्लस मुझे सेंट्रल एशिया में फ्री रन चाहिए। आप देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान में समिट हो रही है, ओके। और ये सब चीजें रशियन से बोलते नहीं है, लेकिन दे एक्शन से हम लोग तो एनालाइज कर रहे हैं। बट वी आर सीइंग की मूवमेंट इन तुर्कमेनिस्तान,
We are moving in westward movement in Ukraine. We are seeing border deployment across the entire European periphery, including Finland. तो ये जो समीकरण बदल गए हैं, तो इसीलिए अमेरिका चिल्ला के बोला C5। और पीयूष गोयल जी ने तो बोल दिया कि भाई हम तो डील कर नहीं रहे हैं, हमें तो पता नहीं, हम तो मिल रहे हैं, बस देख रहे हैं कि क्या हालचाल है यूएसटीआर के। तो इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग हार्ड गेम। तो यहाँ पे आप देखते हैं स्ट्रेटेजिकल अलाइनमेंट। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, कोई भी ट्रेड बिजनेस डिफेंस डील अनाउंस नहीं हुई इस बार। तो इट वाज अ वेरी क्लासिकल केस कि भारत और रशिया के टाइज आर नॉट जस्ट डिफेंस, जो वेस्टर्न नैरेटिव था, इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। तो बिजनेस डील, डिफेंस डील तो होंगी, नो डाउट होंगी, बट अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी चेंज्ड वेस्ट। और उनको आइडिया हो गया है कि व्हाट दे आर डीलिंग विद। एंड ऑल्सो उनको ये भी पता लग गया कि दे आर गोइंग टू लूज अ लॉट, इसलिए ये सब चेंजेस हो रहे हैं आप देखिए। बिल्कुल। लेकिन आदित्य जी, एक तरफ कोर 5 की भी बात हो रही है, जो हमने बात की कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसमें हालाँकि वो अनरिलीज़ जो है उसमें बोला जा रहा है, लेकिन एक कहीं न कहीं शगुफ़ा छिड़ गया है। कितना पॉसिबल हो पाएगा दुश्मन एक साथ एक एलीट ग्रुप में, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया, रशिया, यूएस? देखिए चाइना जहाँ भी होगा वहाँ पे डिविजन्स हो जाएंगे। बिकॉज जहाँ भी चाइना होगा, ब्रिक्स का मेन रीजन, ब्रिक्स जो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज चाइना। चाइना इज अ मेजर प्रॉब्लम। अभी सबको पता भी लग रहा है, धीरे धीरे रशिया को भी आइडिया हो रहा है। बट एशियन यूनिटी रखने के लिए पीपल आर टॉलरेटिंग चाइनीज एक्शंस, और चाइनीज हुँ। प्रोपेगेंडा चल ही रहा है। अरे, एक और बात मैं इसमें जोड़ देती हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो अभी रिसेंट शी जिनपिंग और ट्रम्प की मीटिंग हुई थी, उसमें उसको पेंटागन ने ये बोला था कि ऑलमोस्ट चीटू बोल दिया था उन्होंने। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि चीटू प्लस एक्स्ट्रास हो और बिहाइंड द बैक ये हो, ये सारा? अमेरिका किसी भी हालत में ब्रिक्स तोड़ना चाहता है, किसी भी हालत। दैट्स देयर नंबर वन प्रायोरिटी, फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। दे वांट, तो उनको एक बात मालूम है कि इंडिया और रशिया नहीं टूटने वाले। बट ब्रिक्स में चाइना अलग हो सकता है, क्योंकि चाइना को जैसे हुँ, ही प्रेशर करेंगे सब कुछ बेच देता है। जी जिनपिंग इतना ओके। चिल्लाते हैं कि मैं चाइना हूँ, ये हूँ। दे कंप्रोमाइज ऑन एवरीथिंग, सोयाबीन से लेके रेयर अर्थ तक। तो चाइना ऑलवेज चिकन आउट, चाको हो गया अभी वो। तो तो द ओनली वीक लिंक इन द ब्रिक्स इज चाइना। ब्राजील इज नॉट ए वीक लिंक, साउथ अफ्रीका इज नॉट ए वीक लिंक, इवन दो देर इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है दोनों। तो only major economies remaining in BRICS is India. India is the third largest economy, not seventh or fourth. पीपीपी के टर्म्स में हमारी इकोनॉमी $17 ट्रिलियन के बराबर है। ओके, वी आर नॉट वेरी फार बिहाइंड यूएस। पीपीपी टर्म्स से शायद हम ओवरटेक भी कर ले यूएस को इन नेक्स्ट 10 years, ऐसा ही मुझे लग रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म। सो लेकिन लेकिन चाइना, बिकॉज चाइना इज अ वीक लिंक, तो G2 का कोई मीनिंग नहीं बनता। G2 विल बी ओनली बिटवीन टू इक्वल्स। चाइना को तो मानते ही नहीं वो इक्वल्स। वो तो ट्रम्प बार बार बोलते हैं कि हमने तुम्हें रिच बनाया है, इफ यू स्टॉप आवर कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी पुअर, बोलते हैं वो। तो द पॉइंट एंड इज व्हिच इज़ ट्रू G2। आल्सो, ऑफ वेस्ट ने ही बनाया चाइना को। बिल्कुल वो है। सब कार्टर की थ्योरी मालूम है, कार्टर इन लोगों ने क्या क्या किया है 70s के बाद। सो और चाइना रिच बना है रिसेंटली, और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज कैन नॉट बी रिच। तो जो भी उन्होंने किया है, अब सोचिए कि अगर भारत से सारा प्राइवेट फंडिंग हटा दिया जाए, प्राइवेट ओनरशिप हटा दिया जाए, तो भारत विल बी द नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हमारा तो ब्लैक इकोनॉमी इज बिगर देन द व्हाइट इकोनॉमी, वे बिगर। यही तो बोला था उसने, आईएमएफ ने, कि आपने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो पूरा अपना रिचनेस। वो जानना चाहते हैं कहाँ है। तो वो लोग अभी एआई के इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिकवर कर लेंगे, समझे आप। वो भी स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को अमेरिकन गवर्नमेंट टारगेट करेगी थ्रू अमेजोन, आपकी परचूनी की दुकान। तो दे विल गो बिहाइंड द स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। और हम लोग भी बेवकूफ नहीं, अगर मैं बोल सकता हूँ तो पीयूष गोयल जी तो हमारे से 10 स्टेप आगे होंगे इकोनॉमी में। ओके, तो समझ गए होंगे कि क्या करना चाहता है थ्रू एआई। सो बट द पॉइंट इज, द रियल G2 मुझे लगता है यूएस एंड रशिया है। वो बराबरी के पार्टनर्स हैं, वो एक जैसा सोचते हैं, एक दूसरे की पिटाई कर सकते हैं।
है ना, चाइना नहीं कर सकता। और जो पेंटागन की रिपोर्ट्स आती है ना, चाइना इज मोर पावरफुल देन द यूएस, सब बकवास है फॉर गेटिंग मोर फाइनेंसिंग इन द यूएस, फंडिंग ज्यादा हो जाए इसलिए। गवर्नमेंट से भी कांग्रेसमैन सिविलियंस है, उनको डराना आसान होता है, जैसे भारत में भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको डराना ज्यादा आसान होता है कि ये रिपोर्ट आ गई, इसने रिपोर्ट लगाई है। तो दिस एग्जैक्टली दे आर डूइंग। तो G2 तो पॉसिबल नहीं है। C5 में चाइना, अ, चारों एशियन है, रशिया भी एशियन है, चाइना भी एशियन है, जापान भी एशियन है, इंडिया भी एशियन है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन किधर है भाई? इतना लूटने के बाद भी गरीब हो गए। मीन्स द प्रॉब्लम इज कि यूरोप, दे कैन नॉट ट्रस्ट यूरोप। और यूरोप में इसलिए नहीं ट्रस्ट कर सकते बिकॉज कैथोलिसिज्म वर्क्स ऑलवेज अगेंस्ट प्रोटेस्टेंटिज्म। अल्टीमेटली रिलीजियस डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि पूरा जो अमेरिकन ब्लॉक्स है वो ट्रस्ट नहीं करते कैथोलिसिज्म को। आप जितना भी देखते हैं एंटी लिबरल प्रोटेस्ट बाय द कंजर्वेटिव्स इन द यूएस, वही लड़ाई है, पुरानी वाली लड़ाई है। तो यूएस के लिए नेचुरल पार्टनर जो सबसे ज्यादा जो इक्वल पार्टनर बन सकता है G2, वो तो सिर्फ रशिया और या इंडिया है, और कोई नहीं बन सकता, और इंडिया एक्सेप्ट करेगा नहीं। सो रशिया इज अ नेचुरल पार्टनर, तो उसी दिशा में सब जा रहे हैं। नाउ यूएस इज नॉट कॉलिंग रशिया एज एन एनिमी, और रशिया ने अप्रूव कर दिया उनका पॉलिसीज को भी। सो वी आर लुकिंग एट ए रियली मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें रशिया इज वन पोल, भारत इज वन पोल, चीन इज हाफ पोल नॉट फुल पोल, एंड यूएसए इज वन पोल। यूरोप इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूरोप में फ्रैक्शंस हो चुके हैं। यूरोप की 4 कंट्रीज, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, एंड द फोर्थ इज मे बी हंगरी, ये सब अमेरिका के साथ अलाइंड है। तो 29 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज आर अलाइंड विद यूएसए, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर अलाइंड विद गॉड नोज हू। तो उसमें मेजर 2 पावर्स बची, जर्मनी एंड फ्रांस। और जर्मनी का इतिहास आपको मालूम ही है, व्हेन दे स्टार्ट आर्मिंग, अमेरिका डरना शुरू होता है, यूके डरना शुरू होता है। तो यूके इज नेचुरली गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट जर्मनी। ये कभी भी शांति से नहीं रहे, इनका इतिहास ही ऐसा है। 1648 से लेके आज तक यही चल रहा है, और उसके पहले 1492 में आपको मालूम है क्या क्या किया इन्होंने। सो तो यूक्रेन वॉर से ओनली वन थिंग इज बीन अचीव कि नेटो इज ब्रोकन। एंड द सेकंड, तो ये डिफीट दिखता ही है, जब आप हारते हैं तो यही सब होता है, तोड़ता है, लैंड टूटते हैं, अलायंसेस टूटते हैं, और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब फ्रांस बोलता है कि मैं जाके रशिया कॉन्कर कर लूंगा, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 बार तो जर्मनी आपके ऊपर चल चुका है, और रशिया आपके ऊपर चढ़ चुका है जर्मनी में। सो व्हाट विल फ्रांस डू? फ्रेंच किस? आई डोंट नो, वो कैसी होगी पता नहीं। सो द पॉइंट इज वी हैव टू चेंज द, हम लोग को दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा कि फ्रांस, यूरोप, अमेरिकन्स नो फ्रांस, यूरोपियंस कैन नॉट बी यूनाइटेड। रशिया नोज, तो अभी दोनों कंट्रीज प्रेशर डाल रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे। अच्छा, जो ये C5 की बात हो रही है या कोर 5, इसमें भारत का क्या आप इसमें रोल देखते हैं? भारत किस तरह से यहाँ पर आएगा? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं C5, कुछ ऐसा होने वाला नहीं। बिकॉज आई, इट्स ए प्रपोजल, आइडिया, इसमें अभी पोल्स ले रहे हैं, हुँ। ये चलेगा कि नहीं। तो ये C5 भी कल कोई ड्रीम और आएगा, ट्रम्प को गायब हो जाएगा। अभी तो मेजर थिंग वो है कि यूरो क्लियर के विरुद्ध रशियन एक्शन, दैट्स द मेन थिंग। ओके। लेकिन इंडिया को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पे, क्योंकि चलिए अब C5 तो यही है कि चलो अभी ये जो वो सिर्फ़ एक चैटर है, उसमें कुछ कोई कॉन्क्रीट तो कुछ है नहीं इसमें। और वो भी डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह का कुछ ना कुछ, कुछ-कुछ दिन पे कुछ ना कुछ शगुफ़ा छोड़ देते हैं लोगों को बातचीत करने के लिए। लेकिन जो अमेरिका ने किया भारत के साथ, और अ, उस सब को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि और ज़्यादा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल किया था कि क्या अमेरिका और ज़्यादा नज़दीक लेके जा रहा है यूएस और सॉरी इंडिया और रशिया को? अमेरिका का कोई रोल ही नहीं इंडिया रशिया रिलेशंस, क्योंकि अमेरिका इज अनडिक्लेयर्ड एनिमी फॉर इंडिया, और अमेरिका इज ए डिक्लेयर्ड एनिमी फॉर रशिया। तो दोनों को मालूम है, तो रशियन इंडियन टाइज है इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिकन ड्रामा। अभी वहाँ का जो एम्बेसडर आया है सर्जियो गोर, रशियन ज्यू, converted to Catholicism, chief advisor to the President Trump, appointed whole his cabinet.
आप सोचिए क्या करेंगे? और कैबिनेट में किसको सिलेक्ट किया? नटनेक, नटलेक, मतलब क्या-क्या कैसे कैबिनेट सिलेक्ट किया उसने? बेसेंट, नवारो, जस्ट इमेजिन द स्ट्रेंथ, मार्को रूबियो, मतलब वो कैबिनेट ही बनी हारने के लिए, मतलब जोकरों का प्रेसिडेंट है। मीन्स जस्ट इमेजिन कि क्या एडवाइस मिलती होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प को, एडवाइस, जस्ट इमेजिन। अब इसको मार दिया, अब नटली को समझ में नहीं आता बात क्या कर, यू डोंट अंडरस्टैंड क्या बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि अब मैं, तो होता है एक बुशनेल, फिर बोलता है एक वो ले लो, बुशनेल ले लो, बुशनेल मतलब एक छोटा सा झाड़ी हुँ, 30 किलो का, तो कुछ तो आप ले वो लो। ले लो, कुछ तो ले लो। अब ऐसे ये आदमी कॉमर्स सेक्रेटरी है, तो कॉमर्स कहाँ चलने वाला है? तो अमेरिका इज रनिंग बिकॉज ऑफ अमेरिकन, नॉट बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट। लिटरली मैं ये देख रहा हूँ। तो तो अब कोई दुश्मन ही ऐसा आपको ये दोस्त इकट्ठा करेगा ना, बिल्कुल, नॉट लेकिन एवरीबॉडी। आदित्य जी बिल्कुल, मेक्सिको ने भारत और चाइना और सब एशियन कंट्रीज़ पे 50% टैरिफ लगा दिया। आपको ये लगता है कि भारत के ऊपर अमेरिका से लेके मेक्सिको तक ये टैरिफ लगा रहे हैं। आपको लगता है कि भारत को भी कुछ प्रोएक्टिवली इस तरह के एक्शंस लेने की ज़रूरत है, काउंटर मेजर्स? मैं तो बोलता हूँ सब पे सैंक्शन लगा दो, टैरिफ नहीं सैंक्शंस, क्योंकि अभी तक भारत ने कुछ प्रयोग नहीं किया ना। अभी अमेरिका फ्रीली आके बांग्लादेश में गेम खेलता है, पाकिस्तान में गेम खेलता है, डियो गार्से में खेलता है। आप हल्का सा लगाओ सैंक्शंस ऑन मैक्सिकन ट्रैवल, क्योंकि मैक्सिको इज नॉट ए कंट्री, इट्स ए कॉलोनी। मैक्सिको में इतनी औकात नहीं है। महाराष्ट्र इज रिचर देन द एंटायर मैक्सिको, जस्ट महाराष्ट्र स्टेट, ओके, पीपीपी टर्म्स में। तो उसमें औकात ही नहीं कुछ करने की। तो कहीं ट्रम्प ने बोला होगा कि भाई आप लगा दो टैरिफ। अब ट्रम्प ने ये नहीं सोचा इंडिया के साथ ट्रेड उसका $11 बिलियन का है, और मेजोरिटी इंडिया का एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज $8 बिलियन, सरप्लस है इंडिया का। और अमेरिका की जितनी भी कारें हैं, मैक्सिको की जितनी भी कारें हैं, वो इंडियन एंसिलरी ऑटो इंडस्ट्री पे चलती है। मैक्सिको कुछ बनाता ही नहीं एवोकाडो के अलावा, बहुत ही गरीब कंट्री है। 41% तो पॉवर्टी है, उसकी महिलाओं को क्या क्या करना पड़ता है। और उधर जो उनका चर्च है, वो उनको गुलाम बना के रखता है। कल ही मैं इनके पादरी से एक मिला था, एक तो गुलाम बना के रखता है। तो वो उसके अगर वो टैरिफ लगाता है तो अपने ऊपर ही टैक्स लगा रहा है ना, टैरिफ्स आर पुट ऑन सेल्फ। तो भारत को तो कोई चिंता ही नहीं, बोले लगाओ और लगाओ, 100% कर दो भाई। हाउ विल दे रिप्लेस द एंसिलरी पार्ट्स? दुनिया के जितने भी क्वालिटी ऑटो एंसिलरी पार्ट्स हैं, उसको एक ही कंट्री मैन्युफैक्चर करता है, भारत। भारतीय ऑटो एंसिलरी पार्ट्स आर कंसिडर्ड द टॉप क्वालिटी, भारतीय नट्स एंड बोल्ट्स आर कंसिडर्ड टॉप क्वालिटी। मेटलर्जी में तो हमारा कुछ, हम लोग बात नहीं करते ज्यादा बिकॉज हम लोग को पता नहीं रहता, बट मेटलर्जी में तो इंडिया इज द बॉस। अगर बोला जाए तो हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन का भी ब्लेड्स भी बना दिए हम लोगों ने। वो हम लोग थोड़ा स्लोली एक्ट करते हैं, बट वी मेक गुड प्रोडक्ट्स। तो उसकी ऑटो इंडस्ट्री तो कोलैप्स कर जाएगी। कल ही तो मैन्युफैक्चरर्स यूनियन का मैक्सिको में टैक्स स्टेटमेंट आया, दिस इज द मोस्ट फुलिश स्टेप। अपोजिशन वहीं पे शुरू हो गया, क्योंकि भारत को तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ बदलेगा नहीं भारत के लिए, उल्टा बढ़ेगा। नाउ पीपल आर गोइंग टू स्टोर, ओके। तो इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगी इस पे, करना भी नहीं चाहिए। टैरिफ लगा रहे हो ना, सैंक्शन तो नहीं लगा रहे हो। बट अगर भारत को कुछ दिखाना है अमेरिका जैसे, अगर अगर अमेरिका को लेसन देना है तो एक सैंक्शन हल्का सा लगा दे, जस्ट बोल दे वीजा फ्री ट्रैवल फॉर मैक्सिकन इज ब्लॉक्ड, बस इतना। गवर्नमेंट गिर जाएगी वहां, आई एम टेलिंग यू। ट्राई तो करे एक बार, थोड़ा सा हल्का सा ट्राई करे। मैं बोलता हूँ 2% कर दे, 3% कर दे, सैंक्शन, नॉट टैरिफ, सैंक्शन। नो avocado import फ्रॉम मैक्सिको, सैंक्शन लग जाए। नो एग्रीकल्चर इंपोर्ट फ्रॉम मैक्सिको, नो एजुकेशनल टाइप विद मैक्सिको। ये 3 करे, थप्पड़ लगेगा अमेरिका को, अंकल सैम को। उनको नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स ए बिग कंट्री, इट इज ए क्या बोलते हैं अमेरिकन का एक, फॉर अमेरिकन के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाते हैं। तो दे डोंट केयर अबाउट मैक्सिको ऑल्सो। एक सैंक्शन लगेगा तो मैसेज डीसी में पहुंचता है कि भारत विल टेक एक्शन। जैसे वेनेजुएला में the biggest oil purchasers for Venezuela are India and China. Okay, तो
इफ इंडिया पुट्स अ सैंक्शन, इंडिया नेवी शिप लगा दे, तुम हमारे शिप को ऑयल आ रहा है, बस आईएनएस गंगा को भेज दिया, 2-3 शिप्स को भेज दिए डिस्ट्रॉयर्स, बस काम हो गया भारत का, कुछ होगा नहीं। उसके बाद सारे सैंक्शन हट जाएँगे, वेनेजुएला इज़ अ फ्री कंट्री, ऐसा हो जाएगा। अमेरिका एक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ ऑफ रशियन सबमरीन्स प्रेज़ेंट देयर, और उसका गोल ही है मेक्सिको, कोलंबिया, नाम ही लिया था सबका, में कोलंबिया, होंडुरास में ब इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर आपका ब्राज़ील में इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर आपका इधर वेनेजुएला तो चल ही रहा है। उनका काम ऑयल खरीदना भी नहीं है, उनका काम है जस्ट टू शो टू द वर्ल्ड दैट दिस बिलॉन्ग्स टू अस, फोर्ट्रेस अमेरिका। तो सैंक्शन पॉलिसी भारत की बहुत रिक्वायर्ड है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे कि हमने देखा है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में परिवर्तन आया तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी एक परिवर्तन की उम्मीद है क्योंकि भारत इस तरह का कोई प्रोएक्टिव एक्शन लेता नहीं है किसी भी कंट्री के खिलाफ और सैंक्शंस तो दूर की बात काउंटर टैरिफ भी नहीं लगाया अमेरिका या किसी भी और देश पे। और आपका सुझाव काफ़ी अहम है बट मुझे लगता है कि आगे चलकर इस तरह का बदलाव भी हम देखें क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से चीज़ें हो रही है, तो पूरे एक एटीट्यूड में बदलाव तो हमने देखा ही है पूरे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उसके पहले भी सरकारें थी और आज की भी सरकार है। तो परिवर्तन आते-आते आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का भी एक्शन्स लिए जाएँ काउंटर चाहे सैंक्शंस की बात हो या फिर टैरिफ्स को लेके। तो हालाँकि मैक्स के ऊपर टैरिफ तो क्या ही लगाएँगे लेकिन सैंक्शंस जैसा कि आपने सुझाव दिया वो ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आदित्य जी टैरिफ्स बहुत ऑन धन्यवाद आपका सेल्फ, इस चर्चा में टै जो जी, जी, टैरिफ्स खुद पे लगते हैं, जी, 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 नहीं प्लीज़ करें। सैंक्शंस दूसरों पे लगते हैं। तो मेक्सिको ने टैरिफ एग्ज़ैक्टली अपने ऊपर लगाए, अब इनफैक्ट मैं दूसरों एक को थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ ही रही थी आदित्य जी जिसमें ये था कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, यूएस में हर एक मतलब प्रति हाउसहोल्ड $1200 उनके ऊपर पड़े हैं, उनके ऊपर आया है। म बड़े महँगे प्रेसिडेंट हैं। तो ये तो उन्हीं के ऊपर पड़ा है। कर्ज़ पेनल्टी उनको देनी पड़ रही है। तो ये ऑफ़ कोर्स उन्हीं पे हमें हमें तो कोई ऐसा हालाँकि ऑफ़ कोर्स दोनों ही देशों को एक-दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन नुकसान तो अमेरिका में जो आम लोग हैं उनका यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, आदित्य जी धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय